जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने का, टाइम निकालने का। एंड दिस इज़ द सेकंड सेशन है इस सीरीज़ का। पिछले साल भी हुआ था, इस साल दूसरा है। एंड पिछले साल भी अच्छी अटेंडेंस थी माशाल्लाह। इट्स गुड टू सी वेरी गुड अटेंडेंस दिस ईयर एज वेल। एक चीज़ हम कर लेते हैं कि दिस इज़ नॉट, आप सबने ये पढ़ा हुआ है, क्लाइंट एक्सेप्टेंस, एथिक्स, ये सब पढ़ा हुआ है। तो ये इट्स नॉट, मैं हम पढ़ने नहीं लग बैठे यहाँ पे। इट्स अबाउट रिफ्रेशिंग इट और डिस्कशन करनी है। सो विल कीप इट इंटरैक्टिव। आप लोगों को क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं, मेरे कुछ सवाल होंगे तो मैं आप लोगों से पूछ लूँगा। सो इट विल बी टू वे कम्युनिकेशन। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ है, जो प्लान में लिखा हुआ है वो पहले क्लाइंट एक्सेप्टेंस था, उसके बाद एथिक्स था। लेकिन क्योंकि क्लाइंट एक्सेप्टेंस ड्राइव ही एथिक्स से होता है, सो पहले हम कोड ऑफ एथिक्स देख लेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सेप्टेंस देख लेंगे। एक्सेप्टेंस इज़ वेरी स्मॉल पार्ट। अगर हमने कोड ऑफ एथिक्स देख लिया प्रॉपरली तो उसमें कोई हमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वही उसी चीज़ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। सो कोड होता क्या है, चलेगा किधर से यार, हो गया। अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स ये है गाइड ऑफ प्रिंसिपल डिज़ाइंड टू हेल्प प्रोफेशनल्स। ये सिर्फ हमारे नहीं है, कोड ऑफ एथिक्स सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए नहीं है, ये हर प्रोफेशन के होते हैं। डॉक्टर्स के हैं, लॉयर्स के हैं, इंजीनियर्स के हैं। सो एवरी प्रोफेशन विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड, उनके अपने कोड होते हैं जिसको वो फॉलो करते हैं। और ये दीज कोड्स हेल्प अस एज प्रोफेशनल्स टू कंडक्ट आवर बिजनेस ऑनेस्टली विद इंटेग्रिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। सो 3 बेसिक चीज़ें हैं, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है। मैंने अगर घर में कोई काम कराना होगा तो जो मज़दूर आएगा, मेरी ख्वाहिश ये होगी कि वो सच बोले मुझसे, काम उसको आता हो जो उसने कहा है, और वो ईमानदारी से काम कर ले। सो यही वही 3 बेसिक चीज़ें हैं जो हम यहाँ देख रहे हैं। सो अगर हमारा क्लाइंट हमें हायर करता है तो दैट्स व्हाट ही वांट्स, एंड दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर क्लाइंट। और क्योंकि हम फाइनेंशियल सेक्टर में बैठे हुए हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। हम वी आर रिस्पॉन्सिबल टू सोसाइटी एज वेल। हमारा स्कोप बहुत बढ़ जाता है। हम जब साइन करते हैं किसी रिपोर्ट के ऊपर, हमारा लेटर है जो सिग्नेचर है, वो उन नंबर्स को वैल्यू देता है। अदरवाइज इट्स पीस ऑफ पेपर जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी शायद उतनी नहीं होती, लेकिन विद ऑडिटर सिग्नेचर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अभी जो AML की बातें भी हो रही थी, ख़तरनाक बातें हैं, लेकिन यस, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है इसमें भी। सॉरी। सो दिस इज़ द जनरल डेफिनेशन है जी। अच्छा, इसमें आप थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। देयर इज़ IFAC है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, उसका एक बोर्ड बना हुआ है विच इज़ इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स। ये एथिक्स के कोड से रिलेटेड इश्यूज़ को देखता है, मैटर्स को देखता है। इन 2018 इन्होंने रिवाइज़ किया और उसको कुछ फर्दर स्ट्रेंथन किया, इंडिपेंडेंस वाला कुछ एरिया उसमें ऐड किया। एंड सिंस ICAP इज़ अ मेंबर ऑफ IFAC, तो उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ ICAP ने, और एज मेंबर्स ऑफ ICAP ये हम सब पे एप्लीकेबल है। सो दैट्स दी ब्रीफ हिस्ट्री जी। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, वही 3 चीज़ें हैं, उसको हमने फर्दर ब्रेक कर दिया। ICAP जब हम कोड ऑफ एथिक्स देखते हैं फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये 5 चीज़ों पे स्टैंड करता है। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इन ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। मेरे ख्याल में इन 5 चीज़ों के मीनिंग हम सबको आते हैं। इंटेग्रिटी इज़ ईमानदारी है, ऑब्जेक्टिविटी कि आई एम जो मैं काम कर रहा हूँ मैं वही कर रहा हूँ, कॉम्पिटेंस मुझे आता है, मैं वो आई हैव दो स्किल्स। कॉन्फिडेंशियलिटी हमारे प्रोफेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खैर ये लॉयर में और डॉक्टर्स में भी होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी हर प्रोफेशन में इंपॉर्टेंट होती है, हमारे में भी है। एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, यही 5 चीज़ें हैं। और इसके अलावा एक जो नई चीज़ ऐड की है थी 2018 में, वो इंडिपेंडेंस का एक पूरा चैप्टर उन्होंने ऐड किया था, उसको थोड़ा स्ट्रेंथन किया था। सो अब हम इंडिविजुअली देख लेते हैं जी। इंटेग्रिटी है क्या? बेसिकली टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, बात सीधी करनी है, ईमानदारी से, दयानतदारी से। दैट्स ऑल व्हाट इट इज़। इंटेग्रिटी इम्प्लाइज फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस। इसका मतलब ये है कि एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, उस साइड पर जो लिखा हुआ है, मेरी कोई रिपोर्ट, इफ़ आई नो कि मेरी किसी चीज़ जिस पे मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ या कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, इफ़ इट हैज़ समथिंग मटीरियली फॉल्स, मिसलीडिंग स्टेटमेंट, या contains statement information provided recklessly or omits certain information which maybe would be misleading, so मुझे उससे दूर रहना। ये थोड़ा सा हम कर लेते हैं, क्लाइंट एक्सेप्टेंस पे चले जाते हैं, फिर बाद में हमें इशू आता है कि हमने करना क्या है। हमारा कोड इजाज़त नहीं देता इन चीज़ों की। इफ़ यू नो कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, वी कैन नॉट साइन, और हम एसोसिएट नहीं हो सकते इन एनी वे एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उस रिपोर्ट के साथ।
Objectivity ji, very clear, very obvious. Not to compromise professional or basic business judgment because of biases, conflict of interest or undue influence. बाइसेस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है ये बेसिकली मुझे रोकता है टू एक्सरसाइज माई प्रोफेशनल जजमेंट. वो एक उस वजह से हम उसको कहते हैं कि ये भाई आपने इन चीज़ों को देखना. बाइसेस इंटेंशनल अनइंटेंशनल दोनों हो सकते हैं. इन्फ्लुएंस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम आगे देखेंगे, इसको डिस्कस भी कर लेंगे. और इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, इंटिमिडेशन जहाँ आती है वहाँ पे भी इट्स इम्पॉर्टेंट. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस वेरी सिंपल जी. जो काम मैं कर रहा हूँ, जिसकी जिम्मेदारी मैंने ली है, उसके मेरे पास रेलिवेंट नॉलेज और स्किल सेट होना चाहिए. अदरवाइज़ मुझे ये पहले बता. हमारे यहाँ एक वो कल्चर है, हमारे यहाँ किसी को काम नहीं भी आता होगा, कहता है ये मुझे आता, मैं कर दूँगा. फिर बाद में हम सारे भुगत रहे होते हैं, वो भी भुगत रहा होता है. कॉन्फिडेंशियलिटी, वी ऑल नो दैट, वेरी सिंपल. इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है. जो भी इंफॉर्मेशन हमारे साथ क्लाइंट शेयर करता है वो अंडर कॉन्फिडेंशियलिटी करता है. वी आर नॉट अलाउड टू शेयर. और ये जो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए हमारे पास, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सर वो लिखा हुआ है, एक्सेप्शंस वो दी हुई है एज डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय लॉ, disclosure permitted by law or and consented by the client, or professional duty right were not prohibited by law. So आपको बेसिकली अगर मैंने कोई चीज़ डिस्क्लोज करनी भी है तो उसके लिए अगर लॉ एग्जिस्ट करता है जो मुझे कहता है कि मैंने करनी है तो मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं कर सकता. बेशक वो गलत भी है. जब वो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सॉरी यार, माइक ले लें. तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे एथिकल रिक्वायरमेंट है तो एथिक्स सबसे पहली चीज़ है. तो अगर हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो क्या हमारी ये भी ड्यूटी है कि हमने क्लाइंट को इंटीमेट करना है कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस, और हम ये डिस्क्लोज कर रहे हैं. तो इधर कॉन्फिडेंशियलिटी और एथिक्स दोनों कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर जाते? नहीं, बिल्कुल नहीं यार. देखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैंने डिस्क्लोज नहीं करनी अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ. जहाँ लॉ रिक्वायर करता है वहाँ पे वो कॉन्फिडेंशियलिटी अप्लाई नहीं होती. जहाँ लॉ रिक्वायर करता है, क्लाइंट कंसेंट देता है, वहाँ पे भी अप्लाई नहीं होती. या जहाँ पे आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है और लॉ प्रोहिबिट नहीं करता कि आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे. सो वो एक्सेप्शन सीन अपनी जगह पे. इसके अलावा मैं कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता. अगर लॉ एग्जिस्ट नहीं करता मैं शेयर नहीं करूँगा, बेशक गलत है. हाँ, मैं ये कह सकता हूँ क्लाइंट को कि भाई मैं आपका काम नहीं करूँगा या मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं पब्लिक नहीं कर सकता. और एनी इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट पब्लिकली अवेलेबल इज़ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. और हमारे पास होती ही सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है मेजरली. प्रोफेशनल बिहेवियर जी, हमें अपने बिहेवियर को प्रोफेशनल रखना है. वी ओ दिस टू ईच अदर, कलेक्टिवली, इंडिविजुअली, क्योंकि हमारा बिहेवियर जो है हमारी रेपुटेशन बनाता है. ये पूरे के पूरे जो 5 प्रिंसिपल्स हैं इनके ऊपर हमारा प्रोफेशन स्टैंड करता है. हमारी रेपुटेशन इन्हीं चीज़ों से कायम है. अगर मैं इन पर कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ तो मेरी रिपोर्ट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है. देयर इज़ नो, हम अपने आप को बिल्कुल वो एक्सपोज कर देते हैं. सो ये 5 बेसिक प्रिंसिपल हैं जी. इसके ऊपर मेरा ख्याल में कोई ऐसी नहीं है, हम सब ने पढ़ा हुआ है. देयर इज़ नथिंग, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है. कैन वी मूव फॉरवर्ड जी? कुछ अगर किसी को क्वेश्चन है तो. ऑल क्लियर जी? अच्छा, करना क्या है? हमने ये देख लिया कि 5 बेसिक हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमने कोड ऑफ एथिक्स में, जिनको हमने फॉलो करना है. अब मैं एज एन ऑडिटर या एज अ प्रैक्टिसिंग फर्म इनको अप्लाई कैसे करूँगा? मैंने सबसे पहला काम करना है, आइडेंटिफाई करना है रिस्क टू दीज 5 प्रिंसिपल्स. कोड ऑफ एथिक्स पे जो हमारे 5 प्रिंसिपल्स हैं उस पर हमने आइडेंटिफाई करना है वाइल एक्सेप्टिंग क्लाइंट, या जब मैं ऑडिट कर रहा हूँ या कोई भी काम कर रहा हूँ, किसी किस्म की भी असाइनमेंट एज एन ऑडिट फर्म मैं कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो मुझे ये देखना है कि उसको एक्सेप्टेंस और ड्यूरिंग दी असाइनमेंट भी मुझे ये कंटिन्यूसली देखना है कि थ्रेट क्या है टू माई दीज 5 प्रिंसिपल्स. आइडेंटिफाई करना है. अगर आइडेंटिफाई होते हैं तो उनको एवेलुएट करना. ये लाजमी नहीं है कि अगर मैंने आइडेंटिफाई किया इसका मतलब है वो एक्चुअली इज़ अ थ्रेट. हमने एवेलुएट तो कर लिया, हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि ये पॉसिबल थ्रेट है, लेकिन क्या वो एक्चुअल थ्रेट है कि नहीं है, इसको हमने एवेलुएट करेंगे. थर्ड इज़ उसको एड्रेस करना. ये नहीं है कि हमने कहा कि जी हमने आइडेंटिफाई किया, थ्रेट आइडेंटिफाई किया, एवेलुएट किया, हमने कहा हाँ ये ठीक है, उसके बाद हमने कहा बस ख़त्म हो गई बात. हमने उसको एड्रेस करना. एड्रेस करने की 2-3 चीज़ें. एक तो मैं उसको एलिमिनेट कर दूंगा. एलिमिनेट फॉर एग्जांपल, एलिमिनेट थ्रेट को एलिमिनेट करने की कोई एग्जांपल किसी के पास? मैं फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर हूँ किसी कंपनी में, कैन आई बी एन ऑडिटर?
शेयर बेच दूंगा, मैं शेयर बेच दूंगा। सो मैंने एलिमिनेट कर दिया उस थ्रेट को। दूसरा होता है कि हम उसको रिड्यूस कर लें टू एक्सेप्टेबल लेवल। और थर्ड ये है कि मैं कहूँ अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत मेहरबानी, मैं आपका काम नहीं कर सकता, वी कैन नॉट कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप। मुश्किल डिसीजन होता है लेकिन लेना चाहिए हमें। हम डरते हैं इस ख्याल से कि शायद क्लाइंट चला जाएगा फिर और नहीं आएगा। हमारी रेपुटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज ए प्रोफेशनल्स। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हमारी रेपुटेशन की वो ही वैल्यू देती है हमारी रिपोर्ट को। एक्सेप्टेबिलिटी, जितनी हमारी रेपुटेशन अच्छी होगी उस रिपोर्ट की एक्सेप्टेबिलिटी इन द मार्केट बेहतर होगी। अच्छा, अब आइडेंटिफाइड थ्रेट में हम देख लेते हैं कि थ्रेट किस किस्म के हो सकते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी एंड इंटिमिडेशन। आई नीड एग्जांपल्स दिए आप सबसे। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, मेरे पास शेयर्स हैं, उसकी परफॉर्मेंस मेरे शेयर्स की वैल्यू को अफेक्ट करती है। और मेरा कोई करीबी रिश्तेदार वहाँ पे एम्प्लॉई है, ठीक है, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बैठा हुआ है, मैंने कोई चीज़ निकाली तो उसकी जॉब चली जाएगी, ठीक है। सो ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, इनको हमने देखना है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, वेरी सिंपल, एग्जैक्टली। मैं अकाउंटिंग भी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ऑडिट भी कर रहा हूँ, तो वो हो नहीं सकता। एडवोकेसी थ्रेट, ये हम नॉर्मली एडवोकेसी थ्रेट को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये हमारी बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करता, हमारी अंडरस्टैंडिंग शायद नहीं है इसके बारे में, लेकिन ये एक्चुअल थ्रेट है। एनी एग्जांपल? एडवाइजरी सर्विस हम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। लीगल एडवाइजरी, जब मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एट एनी फॉर्म क्लाइंट को, तो मैं उसका एडवोकेट हूँ। मैं एक तरफ ऑडिट कर रहा हूँ और फिर मैं उसको एडवोकेट कर रहा हूँ किस पे, किसी और इशू पे, तो एडवोकेसी थ्रेट आ जाता, मेरा इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बन गया वहाँ पर। फेमिलियरिटी, यार इसके ऊपर ना थोड़ा सा डिबेटेबल है। मैं जिस फर्म में रह चुका हूँ उसके अंदर ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि है ये एक तो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि मैं लीगल फोरम पे विच मींस हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता टैक्स के केस को, अगर वो मेरा ऑडिट क्लाइंट है। अगर ऑडिट क्लाइंट नहीं है तो हम कर सकते हैं, अगर इफ़ इट्स ऑडिट क्लाइंट तो हम नहीं कर सकते। वो इसको दे टेक इट फॉर वन स्टेप फर्दर, वो कहते हैं आप एपेलेट ट्राइब्यूनल में भी नहीं जा सकते क्योंकि एपेलेट ट्राइब्यूनल भी कोर्ट का दर्जा रखता है। सो उसके ऊपर थोड़ा सा हमारा उनके साथ ग्लोबल के साथ एक इशू चलता रहा, लेकिन फाइनली ग्लोबल था तो उनकी बात माननी पड़ी। नहीं, उसमें थोड़ा सा वो वज़न भी था, क्योंकि जब आप एडवोकेसी थ्रेट की बात करते हैं, फिर आपने अगर उसको एपेलेट फोरम पे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच इज़ एपेलेट ट्राइब्यूनल, उससे नीचे CI कमिश्नर अपील्स वगैरह को आप कर सकते हैं, उससे ट्राइब्यूनल तक नहीं जा सकते, क्योंकि वो कहते हैं आप वहाँ पे एक कोर्ट है जिसके आगे आप क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडवोकेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर वो ऑडिट क्लाइंट के लिए नहीं कर सकते। अच्छा जी, फेमिलियरिटी थ्रेट, मैं एग्जैक्टली उसका फ़र्क क्या पड़ता है? मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, 10 साल से करता हूँ, मेरी तो अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो गई है, सो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है, उससे क्या होगा? हाँ, 22 भी आ जाएगा, 22 भी आ जाएंगे मेरे पास। होगा क्या? मैं अपने जो मेरे सेफ गार्ड्स हैं वो मैं छोड़ दूंगा, मेरा जो हर चीज़ को चैलेंज करने वाला जो काम है ना वो मैं छोड़ दूंगा। अब बात किया उससे ठीक ही करता होगा यार, इतने अर्से से बात ठीक कर रहा था, आज भी ठीक ही होगा। सो एक रिलेशनशिप की वजह से शायद मैं कुछ चीज़ों को फेस वैल्यू पे लेना शुरू कर देता हूँ, मैं उसकी इन डेप्थ नहीं जाऊँगा। मैं एक रिलेशनशिप बन जाता है ना, एक ट्रस्ट का लेवल डिफाइन हो जाता कि भाई ये अच्छा ये कह रहा है तो ठीक ही कह रहा था यार, इसने पिछले बार भी ठीक कहा था, इस भी ठीक है, 5 साल से मैं जानता हूँ, मैं कर रहा हूँ। सो जहाँ पे एक पॉइंट है कि जी मैं क्योंकि 5 साल से कर रहा हूँ तो मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ये बहुत बड़ा थ्रेट है। तो ये थ्रेट ओवरवेट्स करता है उस एडवांटेज को जो मैं 5 साल से कर रहा हूँ। प्लस अ न्यू पार्टनर, अ न्यू फर्म वो और तरह से देखता है, वो शुरू से बिल्कुल डिफरेंट व्यू से देखेगा, तो हो सकता है कुछ इशूज़ निकल आए। और ये होता है हमारे यहाँ, जब भी ऑडिट चेंज होता था तो बड़े मसले पड़ते थे पार्टनर ऑडिट पर। सॉरी जी, वो इसी की वजह से आ रहा है, वो जो लॉज हैं वो यहीं से ड्राइव हो रहे हैं।
वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता। बिल्कुल ठीक है आपने, दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा, इंटिमिडेशन थ्रेट, ये क्या चीज़ होती है? सॉरी यार, अगर जाफ़र साहब किसी जगह बैठे हो बोर्ड पे तो मैं तो नहीं कुछ बोल सकता, भाई मेरे उस्ताद हैं। सो ये इंटिमिडेशन है। ये तो खैर एक लाइट एग्जांपल हो गई इंटिमिडेशन की। कई दफ़ा आपका बोर्ड बहुत हैवी होता है, आप एक बिल्कुल नई फर्म है या वो है, तो आपको होता है कि यार मैं तो यहाँ बोल ही नहीं सकता। सो या आपका जो CFO है वो ज़रा बड़ा बदमाश किस्म का है, हर चीज़ पे आप ऊपर से आता है, तो वो ये इंटिमिडेशन है। इसको आपने रजिस्ट करना है, आइदर रजिस्ट करें या छोड़ दें, क्योंकि अगर आप इंटिमिडेट हो गए तो आप अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर सकेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं? यार कंपनी एज अ कंपनी मैंने किया हुआ है यार, FFBL का, बिन कासिम का, तो वो वहाँ पे वो नहीं होता, वहाँ तक बात नहीं जाती। अगर वहाँ तक जाती फिर कुछ नहीं हो सकता। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ थ्रेट की जिनको हमने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है, मैं कैसे करूँगा आइडेंटिफाई? अभी वो बात हो रही थी, वसीम साहब ने क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने कहा कि नो योर कस्टमर वाला KYC हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम क्लाइंट एक्सेप्टेंस पे जाएंगे सबसे पहली चीज़ ही यही है, क्योंकि हमने देखना ये है कि क्या मैं क्लाइंट एक्सेप्ट करके इनमें से किसी प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहा। तो आई नीड टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट। ये सारी चीज़ें मैंने उस वक्त देखनी है। सेल्फ इंटरेस्ट, मैंने कोई सर्विस तो नहीं दे रहा उसको, या मेरा कोई रिलेशनशिप तो नहीं है, मेरी कोई होल्डिंग तो नहीं है, मेरी कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है उसके साथ, अदर देन फ़ी में एक इशू है, वो भी हम जाके देखेंगे। फ़ी का भी इशू आता है। अगर एक्सेसिव फ़ी मेरा डिपेंडेंस है ऑन वन क्लाइंट, तो इसका मतलब है कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ या मेरा कुछ सेल्फ इंटरेस्ट है। सो इसी तरह ये सारी चीज़ें जो है हमें एट दी वेरी बिगिनिंग देखनी है, और वहाँ पे शुरू में देखने, क्लाइंट एक्सेप्टेंस के वक्त देखने से ये काम ख़त्म नहीं हो जाएगा। वी नीड टू बी थ्रू आउट दी ऑडिट, हमें इस पर विजिलेंट रहना है कि इसमें कुछ सिनेरियो में चेंज तो नहीं आई, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जिसमें ये चीज़ एक्टिवेट हो जाती है। सो ये जो ये कोड ऑफ एथिक्स है, इसको हमने थ्रू आउट दी ऑडिट हमने इंश्योर करना है कंप्लाइंस। जी टैक्स का पार्टनर हमेशा अलग होता है। मैं भी ये बता रहा हूँ, अगर वहाँ पे ये इशू है, डिस्पाइट द फैक्ट इट्स अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, सर्विस लाइन अलग है, सर्विस लाइन अलग है, पार्टनर अलग है, सर्विस लाइन अलग है, उनका हेड अलग है, उनकी चीज़ें अलग हैं, स्टिल दैट्स अ थ्रेट, क्योंकि फर्म लेवल पे देख रहे हैं। फर्म, जब मैं एज अ फर्म ऑडिटर इंडिविजुअल अपॉइंट नहीं हो रहा, फर्म ऑडिटर अपॉइंट हो रही है, तो फर्म को अपने आप फर्म लेवल पे आपने इसको असेस करना। अच्छा जी, वह हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब क्या करना है? एवेलुएट करेंगे। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने, और जितने भी थ्रेड्स हैं उनका मल्टीपल का इम्पैक्ट देखना है, सिर्फ इंडिविजुअली अलग-अलग देख के अच्छा ये भी छोड़ दें, मटेरियल नहीं है ये भी छोड़ दें, कलेक्टिवली हो सकता है बहुत बड़ा मसला बढ़ जाए यार। सो एवेलुएट करना है और उसको एक्सेप्टेबल लेवल की, ये एक्सेप्टेबल लेवल में है कि नहीं है। एक्सेप्टेबल लेवल जो है एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, इसके लिए हमें प्रोफेशनल जजमेंट इस्तेमाल करनी है। हमने अपने आप को देखना कि यार क्या ये वाकई थ्रेट है या नहीं है अपने सिनेरियो के अंदर। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पे लिखा हुआ है, यूज़ द रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट, कि अगर एक रीजनेबल इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी इसको व्यू करेगी तो वो उसको कैसे देखेगी। मैंने तो डिसीजन ले लिया कि भाई ये मेरा एक्सेप्टेबल लेवल पे है, लेकिन क्या आप में से कोई अगर इंडिपेंडेंटली उसको देखता है तो उसको क्या परसीव करेगा कि इज़ दैट एक्चुअली थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल पे है कि नहीं है। मेरी भाई से लड़ाई हुई है, मैंने कहा यार ठीक है, अगर वो है भी वहाँ पर तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो रीजनेबल को इन्फॉर्म थर्ड पार्टी वो कहे कि नहीं यार भाई तो है ना। सो इसको हमने थोड़ा थर्ड पार्टी मतलब इंडिपेंडेंटली देखना है कि दूसरा बंदा इसको कैसे देखेगा। ओपिनियन यार, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी आपको डाउट होना तो कंसल्ट कर लें। हमारे यहाँ हमारे प्रोफेशन की अच्छी चीज़ ये है कि मैं जितने लोगों को जानता हूँ ना, मैं उनको फ़ोन करके पूछ सकता हूँ फॉर फ्री एडवाइस, और वो अच्छी एडवाइस देंगे। सो जितने लोग डिस्कस कर लेते हैं उसका उतना ही अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो हमारा एक जो रिलेशनशिप है ना आपस का,
वो एक बहुत बड़ा एसेट है हमारे लिए। सो उसको यूटिलाइज़ करें। अगर इफ़ यू आर इन डाउट पूछ लें, मैं भी पूछता हूँ, लोग भी मुझसे पूछते हैं। सो इट्स आप, और वो कई सवाल ऐसे होते हैं जिसका मुझे भी जवाब नहीं आता, तो मैं उसको कहता हूँ यार उससे पूछ के मुझे भी बता देना। सो वेन एवर इन डाउट प्लीज़ कंसल्ट। अगर आपकी फर्म के अंदर अपना कंसल्टेशन का डिपार्टमेंट बना हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप आपस में एक दूसरे से भी डिस्कस कर सकते हैं वो, और आई कैप तक भी बढ़ जा सकती है। अब मुझे पता नहीं आई कैप लेवल पे इसको इज़ देयर एनी डिपार्टमेंट विच एड्रेसेस दीज इश्यूज़ और नॉट, क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, फिर एड्रेस हमने बात कर ली कि हम एलिमिनेट कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, सेफगार्ड्स अप्लाई कर देंगे या डिक्लाइन कर देंगे, माफ़ी मांग लेंगे उससे। सिंपल सी चीज़ है यार। अच्छा, एलिमिनेशन हमने देख लिया किस तरह कर सकते हैं हम। सेफगार्ड अप्लाई कर दिए, जो आप बात कर रहे थे कि टैक्स पार्टनर, कुछ सर्विसेज में ये सेफगार्ड आ सकते हैं, कुछ में नहीं आएंगे। वैल्यूएशन के अंदर जब हम ऑडिट क्लाइंट में किसी चीज़ की वैल्यूएशन हो रही है तो सबसे पहले देखते हैं कि जो वैल्यूएशन जिस चीज़ की एसेट की हो रही है वो मटीरियल है कि नहीं है, एक। दूसरा ये कि वो कर कौन रहा है, या मैं एज एन ऑडिटर, मैं ही ऑडिट पार्टनर हूँ, मैं ही वो वैल्यूएशन कर रहा हूँ, वो नहीं हो सकता। वहाँ पे आपको सेफगार्ड्स अप्लाई करने हैं। द टीम हैज़ टू बी टोटली डिफरेंट। एक स्टेप वन तो ये है कि वो मटीरियल है कि नहीं। अगर मटीरियल है तो हम कर ही नहीं सकते। अगर मटीरियल नहीं है तो फिर भी आपको सेफगार्ड्स अप्लाई करने हैं, तो वहाँ पे ये बात आती है। फिर डिक्लाइनिंग और एंडिंग द स्पेसिफिक प्रोफेशनल एक्टिविटी, मुश्किल काम, लेकिन अगेन आपको करना चाहिए, करना पड़ता है। हमारी रेपुटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की वसीम साहब ने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम एट टाइम्स इग्नोर कर देते हैं। ये एक टर्म है जो हमारे सिलेबस में आती थी और स्टैंडर्ड में लिखी हुई, और हम पढ़ के गुजर जाते हैं। पूरा ऑडिट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे स्टैंड करता है। इसका मतलब सिंपल ये है कि आपने मुझे कोई बात बताई, मैंने उस पर यकीन नहीं करना। मैंने ये भी नहीं कहना कि ये चोरी है, गलती होगा, लेकिन मैंने उसको क्वेश्चन करना है। दैट्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, एटीट्यूड ऑफ अ क्वेश्चनिंग माइंड। हमने वो अप्लाई करना है कि यार आपने, क्लाइंट ने ये बात बताई, मैंने एविडेंस लिया, उसको कोरोबरेट किया, मैंने मज़ीद एविडेंस लिया, और उसके बाद मैंने कंक्लूड किया कि हाँ ये ठीक है या ये गलत है। अगर मुझे लगता है गलत है, मैं फिर मज़ीद क्वेश्चन पूछूंगा जब तक कि मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता। अच्छा, मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काम वो ज़्यादातर वो कर रहे होते हैं जो ट्रांजेक्शन लेवल पे जो चीज़ें देख रहे होते हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन करें। इंटिमिडेशन, थ्रेट नहीं होना चाहिए। सीनियर बैठा होगा आपसे, मुझे एक क्लाइंट पे जो हमारे उनके CFO थे, जब मैं बिल्कुल जूनियर था, तो मैंने 2-3 बातें पूछी, तो उन्होंने कहा कि आइंदा ये आया तो मैं इसकी टांगें तोड़ दूँगा। तो खैर मैं बहरहाल गया उनके पास दोबारा, लेकिन बाद में बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हो गए उनसे। सो स्केप्टिसिज्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल पूछें, अपने अपने जहन में क्वेश्चन करें कि ये बात बताई है, ये जो जो चीज़ मैंने देखी है, क्या ये एक्चुअल ऐसे है कि नहीं है। इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। कहाँ पे हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, आप लोगों ने काम किया होगा काफ़ी कई जगह पे, कोई एनी एग्जांपल आपने अप्लाई की कभी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? बड़ा बेसिक सी चीज़ है। या हम प्रिलिमिनरी एनालिटिकल रिव्यू बनाते हैं, उसमें हमें पता लगता है जी प्रॉफिट, सेल्स बढ़ गई, बड़ी अच्छी बात है, सेल्स बढ़ गई। क्लाइंट कहता है जी हमने इस दफ़ा मार्केटिंग ज़्यादा कर ली, सेल्स बढ़ गई। क्या मेरी मार्केटिंग एक्सपेंस बढ़ा है एक्चुअली कि नहीं बढ़ा? क्या अगर मेरी सेल्स बढ़ी है तो क्या मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स उसी रेशो से बढ़ रही है कि नहीं बढ़ी? अगर नहीं बढ़ी तो क्यों नहीं बढ़ रही? कौन सी कितनी % फिक्स कॉस्ट है? एक चीज़ होती है जो हम, अब मेरे ज़माने में तो हम देखते थे, रिकन्सिलेशंस बनाते थे। सेल्स के डाटे को रिकन्साइल कर लिया सेल टैक्स के डाटे से, उससे प्रोडक्शन की फ़िगर निकाल ली, उसको प्रोडक्शन के डाटे से रिकन्साइल कर लिया, प्रोडक्शन को रिकन्साइल कर लिया कि भाई जो बिजली इस्तेमाल हुई है, जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ, क्या वो रिकन्साइल करता है कि नहीं करता। और मुझे याद पड़ता है ज़िंदगी में हमने एक काम किया था, उसके बाद हमने ऑडिट क्लाइंट से रिज़ाइन करना पड़ा था, क्योंकि वो जो रिकन्सिलेशन से मैच नहीं करती थी। क्लाइंट ने कहा कि वो फिर आप हमें माफ़ी दे दें, तो हमने उनसे माफ़ी मांग ली, उन्होंने हमसे मांग ली। सो ये बेसिकली इट्स नॉट एक्सेप्टिंग द एविडेंस यू हैव गैदर्ड एट फेस वैल्यू, कंटिन्यू टू परस्यू ऑल एवेन्यूज ऑफ इंक्वायरी ऑन द टॉपिक एट हैंड, क्रिटिकली असेस एविडेंस विदाउट बीइंग ओवरली सस्पिशियस। ये इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं कहना कि बंदा चोर ही है, ये माइंडसेट भी नहीं होना चाहिए। हम अक्सर थोड़ा इसको अगर कहीं करते हैं तो ओवरडू कर जाते हैं। तो एक सर्टन लेवल तक आपने ये नहीं कहना कि अगला चोर है, लेकिन आपने ये देखना कि मैंने अपने आप को सेटिस्फाई करना है, मेरी अपनी फ़ाइल के अंदर सारी चीज़ें ठीक लगी हो, एविडेंस अवेलेबल हो।
Increasing your awareness of how supporting documents is selected and the amount of documentation is very important. Is collected. Corroborating management explanation and representation concerning material matters. वही जो क्लाइंट ने बताया उसको आप अपने ऑडिट प्रोसीजर्स के साथ कोरोबरेट कर लेते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. प्लीज़ इसको जब भी आप कर रहे हो कुछ क्वेश्चन अपने आप से करें. पिछली फाइल में, पिछले साल की फाइल में जो लगा हुआ था वो अच्छी बात है, लगा हुआ था, लेकिन उसको अंडरस्टैंड किए बगैर हम नहीं कर सकते. ऑडिट का मतलब फ़ाइल बनाना नहीं है. हमने ओपिनियन देना है कि ये फिगर्स ठीक हैं, दे मेक सेंस. इंडिपेंडेंस, वो हमने शुरू में एक डायग्राम देखी थी, इसमें 5 प्रिंसिपल थे, एक साइड पे रेड कलर में इंडिपेंडेंस था. ये वो इंडिपेंडेंस है. इंडिपेंडेंस क्या होती है? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, मेरा जहन आज़ाद है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्लाइंट से किसी किस्म का प्रेशर नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपनी जो मेरा जजमेंट है मैं उसके हिसाब से रिपोर्ट दे सकता हूँ. दूसरा वो कहते हैं इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, मुझे अब इंडिपेंडेंट नज़र भी आना चाहिए. वही थर्ड पार्टी टेस्ट है कि आप मुझे देखते हैं कि मैं आपको इंडिपेंडेंट लगता हूँ उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में कि नहीं. सो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस दोनों इंपॉर्टेंट है. और हमने इंडिपेंडेंट रहना है कब से कब तक? मैं आज अपॉइंट होता हूँ 30 जून 2023 के लिए. मैं आज से देखूंगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ कि नहीं हूँ. पहले तो मैं था ही नहीं ऑडिटर. हमें उस ऑडिट पीरियड के स्टार्ट से देखना, क्योंकि अगर मैंने शुरू में कोई इंटरनल ऑडिट या ऐसी कोई असाइनमेंट की हुई है जिससे मेरी इंडिपेंडेंस या सेल्फ रिव्यू थ्रेट या कुछ भी आता है तो मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरा कन्फ्लिक्ट आ गया वहाँ पे. तो ऑडिट पीरियड से लेकर जब तक हमारा एंगेजमेंट पीरियड है, एक ऑडिट पीरियड है, एक एंगेजमेंट पीरियड है. एंगेजमेंट पीरियड ख़त्म उस वक्त होता है जब मैं रिपोर्ट साइन करता हूँ, और ये शुरू पहले भी हो सकता है क्योंकि मैं अपॉइंट पहले हो सकता हूँ. सो इट्स लॉन्गर ऑफ सॉरी. अच्छा, इंडिपेंडेंस पे थ्रेट क्या है? हमने बात की थी कि फ़ीस भी एक इशू हो सकता है. अगर मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ एक क्लाइंट के ऊपर फॉर फीस, तो मेरी इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है. कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट आ गया, कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्लाइंट चला ना जाए, इंटिमिडेशन है. सो हम वो देखते हैं रिलेटिव साइज़ कितना है फ़ीस का. ओवर ड्यू फीस है, मेरे पिछले पैसे नहीं दिए हुए, क्लाइंट चला जाएगा तो पिछले भी जाएंगे, पिछले 3 साल की फ़ीस नहीं आ रही. सो अगर ओवर ड्यू फीस नहीं होनी चाहिए आपकी एज एन ऑडिट क्लाइंट. कंटिजेंट फ़ी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती. कंटिजेंट फ़ी का मतलब क्या? ऊंचा. एग्रीड. किसी आपके इवेंट से डिपेंडेंट है कि अगर ये काम हो गया तो फीस आएगी. ऑडिट में तो बिल्कुल नहीं हो सकती, ये किसी और असाइनमेंट में भी नहीं हो सकती. सक्सेस बेस्ड फ़ी नहीं हो सकती, वी एज अ फर्म नहीं ले सकते. हम ये नहीं कह सकते कि अगर मैंने आपका ये ट्रांजैक्शन हो गई तो मेरे इतना % मेरी फ़ीस होगी. सक्सेस बेस्ड फ़ी या कंटिजेंट फ़ी नहीं हो सकती. हम रखते हैं, कई जगह पे होती है. ये गलत है. देखिए, जो चीज़ गलत है वो गलत है. हमें, क्योंकि हम यहाँ बैठे डिस्कस कर रहे हैं, हमें वो चीज़ देखनी है जो एक्चुअल फैक्चुअली है. हमें अपने आप को ठीक करना. हमें जब हम एज अ सोसाइटी बात करते हैं तो हमें अक्सर डर ये होता है कि यार मैं अगर ये काम नहीं करूँगा कोई और कर लेगा. ये हमारा पास बहुत बड़ा बहाना होता है कि अपने लिए वो काम करने का. मसला ये है कि पहले मैंने अपने आप को ठीक करना है, उसके बाद मैं बाकियों की बात करूँगा. तो हमें पहले इंडिविजुअली अपने आप को ठीक कर लें. हम ये डिसाइड कर लें कि ये कोड ऑफ एथिक्स अंडरस्टैंड कर लें हैं क्या, और हमें ये अप्लाई करने हैं. अच्छा, कंपनसेशन एंड एवैल्यूएशन, ये सिंपल सी बात है जी. अगर मैं ऑडिट पार्टनर हूँ तो मेरी एवैल्यूएशन या मेरी कंपनसेशन नॉन ऑडिट वर्क पे नहीं हो सकती. बड़ी फर्म्स में होता है कि आप एक बोनस फैक्टर होता है कि जी अगर आप रेवेन्यू टारगेट्स मीट कर देंगे तो आपको बोनस होगा या जो भी होगा, आपकी कंपनसेशन उस पर डिपेंडेंट होती है सर्टेन अमाउंट. सो उसके अंदर मेरी इवैल्यूएशन अगर मैं ऑडिट पार्टनर हूँ तो सिर्फ ऑडिट क्लाइंट तक से ऑडिट रेवेन्यू की होगी. अगर उससे नॉन ऑडिट रेवेन्यू आ रहा है तो वो मेरे ही उसमें नहीं आएगा, इवैल्यूएशन में काउंट ही नहीं होगा. तो इसी तरह अगर एक ऑडिट पार्टनर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसी ऑडिट क्लाइंट से नॉन ऑडिट रेवेन्यू जनरेट करना नहीं हो सकता.
ताकि मेरे ऊपर प्रेशर ना हो ना कि मैंने इसे नॉन। और अगर आप देखें तो जितने भी बड़े बड़े केसेस बाहर हुए हैं उसके अंदर सबसे बड़ी वजह ही नॉन ऑडिट सर्विसेज थी। खुद ही ओपिनियन दे के खुद ही कराते थे। गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी, हमने कोई गिफ्ट नहीं लेना, लेकिन गिफ्ट में वो अगर बहुत इनकॉन्सिक्वेंशियल अमाउंट है और इंटेंट, अगर वो क्लाइंट डायरियाँ देता है ईयर एंड के ऊपर तो देता है ना, तो वो अमाउंट मटेरियल ना उसकी इंटेंट वो है, वो सबको देता है। अगर वो कैलेंडर भेजता है दैट्स गुड इनफ। वो अगर ईद पे केक भेजता है लेकिन सबको भेजता है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ आपको भेजता है तो फिर थोड़ा देखने वाली बात है। सो अमाउंट इनकॉन्सिक्वेंशियल होनी चाहिए और इंटेंट। अगर इमटेरियल अमाउंट को भी देखना है कि अगर वो ऊपर दे रहा है या नीचे, जूनियर को क्या दे रहा है और पार्टनर को क्या दे रहा है गिफ्ट। अगर हमारे कोटिंग फॉर एग्जांपल एक असाइनमेंट थी, वहाँ पे स्टाफ था, वो देवर लाइक बी कॉमर्स थे, इट वॉज इन्वेंटरी अकाउंट। तो उन्होंने जब गए तो उन्होंने उनको गिफ्ट दे दिया, वाउचर दे दिया कि ये आप फ्री आर्टिकल ले सकते हैं या सर्टन चीज़ें ले सकते हैं। तो वी गॉट टू नो, तो हमने फिर इन्वेस्टिगेट किया, पता लगा कि वो स्टाफ ने खुद मांगा था। अब हमारे लिए एक इशू था, अमाउंट छोटी थी लेकिन जिस तरह से वो मांगी गई थी वो गलत चीज़ थी। सो गिफ्ट सर वो हमें वी हैड टू फायर द इंटायर टीम। सो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को क्वालिटेटिवली भी देखना, क्वालिटेटिवली भी देखना। क्वांटिटी तो आपने देख ली, मटेरियल है इमटेरियल है, इंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। लिटिगेशन, अगर क्लाइंट ने आप पे केस किया या आपने क्लाइंट पे केस किया, वह इंडिपेंडेंस वैसे ही ख़त्म हो गई। फाइनेंशियल इंटरेस्ट हमने देख लिया, अगर आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, इंडिपेंडेंस ख़त्म हो गई। अगर वो आपने कोई लोन या गारंटी उसने आपके बिहाफ पे दी हुई है तो भी इंडिपेंडेंस ख़त्म हो गई। बिज़नेस रिलेशनशिप है, क्लाइंट से मैं कोई एक होता है नॉर्मल बिज़नेस रिलेशनशिप। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर माइक्रोसॉफ्ट, कंप्यूटर में तो चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट ही है, सो अगर मेरा क्लाइंट है तो मैं उससे वो लाइसेंस ले सकता हूँ, क्या मैं ऑपरेट कर सकता हूँ, मेरी मजबूरी है मैं करूँगा, लेकिन मैं उसको बिज़नेस नॉर्मल कॉमन रेट पे लूँगा। अगर वहाँ पे मुझे वो डिस्काउंट मिल रहा है विच इज़ बियॉन्ड दी नॉर्मल नॉर्म्स, तो वो इंडिपेंडेंस ख़त्म वहाँ पे इफेक्ट हो जाती है। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप नहीं हो सकता। रिसेंट पास सर्विस टू क्लाइंट, हमें ये देखना कि हमने पिछले साल क्या या अभी रिसेंटली क्या क्या सर्विसेज दी हैं, क्या उनका तो इम्पैक्ट नहीं आ जाता। ऐसी तो मैंने कोई बात नहीं की है। जी, सो वी आर बैक। अच्छा, सर्विंग एज डायरेक्टर या ऑफिसर नहीं हो सकता, अगर मैं ऑडिटर हूँ तो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी। एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती। टेम्प्रेरी पर्सनल असाइनमेंट्स, मैं ऑडिट क्लाइंट पे स्टाफ सेकॉन्डमेंट नहीं कर सकता, सिंपल। मैं अगर स्टाफ दे रहा हूँ तो फिर कन्फ्लिक्ट आ जाता। लॉन्ग एसोसिएशन वो हमने देख लिया है कि उसका भी इम्पैक्ट होता है। एंगेजमेंट और इसमें इफेक्ट कौन होता है, एंगेजमेंट पार्टनर, क्वालिटी रिव्यूअर और एनी अदर की ऑडिट पार्टनर। की ऑडिट पार्टनर में कौन कौन आ सकता है, अदर की ऑडिट पार्टनर, ऑडिट पार्टनर आ गया, रिव्यू क्वालिटी रिव्यूअर आ गया, और कौन हो सकता है। कौन, फॉर एग्जांपल पार्टनर कैप, की ऑडिट पार्टनर, अदर की ऑडिट पार्टनर। जिसका रोल हो ऑडिट में। टैक्स पार्टनर, अगर टैक्स इज़ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट। आईटी अगर ऑडिट हो रहा है, आईटी वाला अगर पार्टनर है वो अलग रखा हुआ है, तो वो उसका रोल अगर बहुत सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल बैंक के अंदर आईटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। रेवेन्यू हो ही नहीं सकता विदाउट दी उसको आईटी इन्वॉल्व किया। सो वहाँ पे वो की ऑडिट पार्टनर बन जाता है। अच्छा, कुछ ये वही वाली बात है जो हम पहले देख चुके हैं कि जी की ऑडिट पार्टनर जो है उसको, थैंक यू वेरी मच, माय टाइम, या मैं लेट शुरू हूँ। नहीं, 5 मिनट में नहीं हो सकता, 7 मिनट में करते हैं। अच्छा, ये हम पहले देख चुके हैं कि जो ऑडिट पार्टनर है उसकी इवैल्यूएशन नॉन ऑडिट सर्विसेज पे नहीं हो सकती, होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज इट्स अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
प्रोहिबिटेड ऑडिट नॉन ऑडिट सर्विसेज हैं या ये कुछ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, अकाउंटिंग नहीं करेंगे और कोई अकाउंटिंग सर्विसेज नहीं दे सकते ऑडिट क्लाइंट पर। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आईटी सिस्टम डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने आईटी सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ उसी के थ्रू मेरे अकाउंट्स प्रोसेस वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है तो वो सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। अप्रेजल और वैल्यूएशन सर्विसेज ऑफ मटीरियल आइटम्स, ये वही वाली बात है कि अगर मैंने अप्रेजल या वैल्यूएशन करनी है किसी पर्टिकुलर एसेट की तो वो अगर मटीरियल है तो वो नहीं कर सकता। इंश्योरेंस कंपनीज़ के अंदर आप एक्चुअरी नहीं हो सकते, इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअली एडवाइज या रिव्यू नहीं कर सकते ऑफ द प्रोविजन। अगर किसी ने इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट किया हुआ किसी ने, उसमें कुछ फैक्ट नहीं होते, एवरीथिंग इज़ इन द एयर, एक्चुअली बता रहा होता। तो अगर आप वो एक्चुअली का वाला काम भी करना शुरू कर दें तो पूरी की पूरी ऑडिट रिपोर्ट ही उसके ऊपर स्टैंड करती है और फाइनेंशियल्स उसी पे स्टैंड करते हैं। इंटरनल ऑडिट सर्विसेज नहीं दे सकते, खुद ही मैंने इंटरनल ऑडिट किया, बाद में खुद ही मैं गलतियाँ नहीं निकालूंगा। ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज रिलेटिंग टू एग्जेक्टिव रिक्रूटमेंट नहीं दे सकता, और वर्क परफॉर्म सेकॉन्डमेंट पे नहीं दे सकते स्टाफ उनको। लीगल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे, मैनेजमेंट फंक्शन डिसीजंस हम नहीं कर सकते, ये तो बड़ा बेसिक सी चीज़ है। इसी तरह कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज एडवाइजरी नहीं करेंगे, एनी असाइनमेंट ऑफ और एक्सरसाइज असाइनमेंट फॉर एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर मैं किसी केस में उसको लिटिगेशन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं उसके वो नहीं बना, अगर मैं उसके पीछे एस्टिमेशन इन्वॉल्व है और वो मैं करके दे रहा हूँ तो वो कन्फ्लिक्ट है। शेयर रजिस्ट्रार सर्विसेज नहीं कर सकते एज एन ऑडिटर। अच्छा, अब मैं कोशिश करता हूँ यहाँ 2 मिनट में। ये हमने पढ़ लिया, तो वी नो, हमने पढ़ा नहीं, सॉरी, हमने रिफ़्रेश कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया। 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से हैं? वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये 5 हमने देखने हैं कि इन पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा। उसका तरीका ये है कि हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे क्या थ्रेट एग्जिस्ट करता है, सेकेंड उसको एवेलुएट करेंगे क्या इट इज़ एन एक्चुअल थ्रेट, नंबर 3 उसको हम एड्रेस करेंगे, एड्रेस एलिमिनेट करेंगे, रिड्यूस करेंगे या रिज़ाइन कर देंगे। यही सब कुछ हमने क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर है, दैट्स द टोटल क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये सारे काम मैं करूँगा कैसे? फॉर दैट नो योर क्लाइंट वाली चीज़ है, मुझे नॉलेज होनी चाहिए क्लाइंट के बारे में, उसके बिज़नेस के बारे में, उसके सेक्टर के बारे में, कि उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, शेयर होल्डर्स कौन है, की मैनेजमेंट पर्सनल कौन है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले साल की, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कौन सी अप्लाई की हुई हैं, आर दे वेरी एग्रेसिव, कोई पिछले साल में इशू तो नहीं है, क्वालिफिकेशन तो नहीं है, ऑडिटर क्वालिफिकेशन की वजह से तो नहीं चेंज कर रहा, और लास्ट ईयर के इशूज़। ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। देखेंगे कैसे? चीज़ें क्लाइंट को तो नहीं बताएगा मैंने ये गलत काम किया था, वो गलत काम किया था। रिसर्च, बड़ी फर्म्स के पास डेटाबेस अवेलेबल होता है, लेकिन बाकी सबके पास गूगल अवेलेबल है, वो उससे बड़ा डेटाबेस है। आप गूगल पे जाके किसी भी कंपनी के बारे में लिखें तो हर तरह के आर्टिकल्स आ जाते हैं, विकीपीडिया में हर तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। वो गलत भी होगी, सारी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, लाजमी नहीं है कि सही हो, लेकिन हमें रिसर्च करनी है, जो भी आइडेंटिफाई होता है उसको फिर एड्रेस करना है। हमारे यहाँ केसेस वैसे ही हो जाते हैं कंपनियों पे, टैक्स के तो वैसे ही रहते हैं, लिटिगेशन भी हो जाती है, नैब वाले भी पकड़ के ले जाते हैं। सो वो, लेकिन क्या वो एक्चुअल थ्रेट है कि नहीं है? कुछ केसेस हमें फिर वहाँ पे जजमेंट इस्तेमाल करनी है। नाम शेयर होल्डर का आ रहा होगा केस के अंदर, उस शेयर होल्डर का रोल क्या है, इसी एक्चुअली सिग्निफिकेंट है भी कि नहीं है। सॉरी यार, बोल बोल के मेरा अपना गला खुश्क हो गया, जल्दी ना बुलवाना यार, उसकी वजह से स्पीड बढ़ानी पड़ी मुझे। सो मुख्तलिफ पब्लिकेशंस, आर्टिकल्स, गूगल, इंटरनेट पे सर्च करें, कुछ इन्फॉर्मेशन क्लाइंट खुद दे देगा, कुछ आपके सर्कल से भी पता लग जाती है, आपको भी इन्फॉर्मेशन होती है कि यार ये क्लाइंट कैसा है, ये काम कैसा करता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने लेनी है अबाउट दी सेक्टर, बिजनेस, शेयर होल्डर्स, की ऑडिट पर्सनल, पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और पिछले साल के इश्यूज़। हमने जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि पिछले ऑडिटर से भी हमने पूछना होता है कि भाई ऐसा कोई इशू तो नहीं है। मैंने नहीं देखा कि आज तक कभी किसी पिछले ऑडिटर ने कहा कि हाँ ये इशू था। किसी की नॉलेज में है तो मुझे बता दें। मैंने किया था एक दफ़ा, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गई उसकी। अच्छा, फिर हमने करना क्या है?
ये आइडेंटिफाई, ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठी करनी है। उसके बाद हमने उसमें से रिस्क आइडेंटिफाई करना, क्लाइंट के बिज़नेस ख़राब हो गया है, इन्वायरमेंट ख़राब हो गई, जैसे आजकल हमारे हर बिज़नेस के ऊपर एक पहला थ्रेट तो ये है कि ये सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, फाइनेंशियल कॉस्ट कितनी ज़्यादा हो गई है लेवरेज है तो आजकल 21-22% पे, अगर आप फाइनेंशियल कॉस्ट दे रहे हैं तो अपने बिज़नेस ने अर्न क्या करना, क्या ये उसको अफेक्ट करता है गोइंग कंसर्न को, अगर गोइंग कंसर्न को अफेक्ट करता है तो मैनेजमेंट इसको कैसे देखती है, अगर मैनेजमेंट इसको हाइड कर रही है या इन्फ्लेट कर रही है दूसरी सेल्स वगैरह की फिगर्स को, या पोटेंशली कर सकती है, तो दैट्स अ थ्रेट। तो हमने नेचर डिस्क्रिप्शन वहाँ से आइडेंटिफाई करने, रिस्क आइडेंटिफाई करना, एवेलुएट करना है उसको, और उसके बाद उसको कंक्लूड करना है और एड्रेस करना है रिस्क के ऊपर जो हमने पहले देखा था वो सारे का सारा यही प्रोसीजर है, यही क्लाइंट एक्सेप्टेंस है, यही क्लाइंट कंटिन्यूस है। क्लाइंट एक्सेप्टेंस का ये मतलब नहीं है मैंने ज़िंदगी में एक दफ़ा क्लाइंट एक्सेप्ट कर लिया उस वक्त ठीक था तो सारी ज़िंदगी ठीक चलेगा, हर साल करना, दैट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। क्लाइंट कंटिन्यू करना है नेक्स्ट ईयर के लिए, दैट्स अ सेपरेट एंगेजमेंट। मुझे उस वक्त भी ये सारा प्रोसीजर करना है पूरे का पूरा। हाँ, मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट होगा, मेरे पास कुछ हिस्ट्री होगी फ्रॉम द क्लाइंट, और उससे ज़्यादा चीज़ है कि डॉक्यूमेंट कहाँ करना, हमने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना जितना मैंने देखा है हम शायद ऑडिट बहुत अच्छा करते हैं, बहुत थॉरो करते हैं, जितना बाहर वाले करते हैं उससे ज़्यादा करते हैं, हमारी ट्रांजैक्शंस वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन डॉक्यूमेंटेड नहीं होता, प्लान नहीं होता, कोई प्रोसीजर के तहत नहीं करता है कि हमने कितनी देखनी है, देखा है उसको कहाँ डॉक्यूमेंट किया, उसका कंक्लूजन कहाँ है, उस पर काम क्या किया मैंने। सो डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी, और ये हमारा सबसे बड़ा वीक लिंक हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आज जो नज़र आता है वो यही है, उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना, यही हमारा क्लाइंट एक्सेप्टेंस है। हमें यही 5 प्रिंसिपल्स देखने हैं, इन्हीं के ऊपर थ्रेड देखना है, इन्हीं के ऊपर एवेलुएट करके उसको कंक्लूड करना है। थैंक यू।